नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, निजी तौर पर कुछ व्यस्तता होने की वजह से मैं आपके समक्ष समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया। आपको मालूम होगा कि अभी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की बात करें या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो इस संबंध में हाल के दिनों में कानूनी दृष्टि से अगर हम देखें, कानूनी प्रक्रिया के तहत देखें तो बहुत ज़्यादा गतिविधि हुई है। और ये एक बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थी होने के नाते आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कुछ कोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ी से प्रोसीडिंग होगा, कुछ घटनाक्रम आगे निकल के आएगा, तो इससे कहीं न कहीं प्रक्रिया तेज़ होगी और आपके रिज़ल्ट प्रकाशन या फिर जिनका इंटरव्यू बाकी है, उसके संबंध में चीज़ें जल्दी-जल्दी निकल के आएँगी। चलिए हम चलते हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट है। हम सबसे पहले एनसीएल के इश्यू को लेकर के चलते हैं। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी पता होगा कि एनसीएल का जो इश्यू है, वो डिस्पोज़्ड कर दिया गया है, ठीक है? एनसीएल के जो केस हैं, उसको बंद कर दिया गया है। तो आखिर किन कारणों से उसे डिस्पोज़्ड किया गया, हम उस पर फ़ोकस करेंगे। आप सबसे पहले देख लें, ये सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर 1905 ऑफ 2023 है। ये देखिए, माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट में केस दायर था, ओके। आप इसमें एक चीज़ समझिए कि इसमें बहुत सारे पार्टी थे, बहुत सारे, ठीक है? इसमें आई थिंक लगभग 23 पार्टीज़ हैं, ओके। 1, 2 आप देख पा रहे हैं, ये अलग-अलग, अलग-अलग पार्टियों का नेम है। तो हम ये पार्टियों के नेम से अलग हट करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये सभी पार्टी का नेम है, आप देख रहे हैं अलग-अलग, ये सिविल रिट ज्यूरिडिक्शन केस नंबर, ये जितने केस नंबर ये अलग-अलग पार्टी हैं। ये सभी का लगभग एक जैसा इश्यू होने की वजह से सभी केसों को क्लब कर दिया गया था। ये मुख्यतः किस तरह के केस हैं? ये मुख्यतः सभी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर या फिर बीसी कह लें, बैकवर्ड कास्ट के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए, या फिर ईबीसी के लिए एक एनसीएल होता है। बीसी और ईबीसी अभ्यर्थी होने के लिए आपको एनसीएल प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। एनसीएल प्रमाण पत्र क्या है? जो आपको बीसी और ईबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित करता है ईबीसी और बीसी कैटेगरी में, ठीक है? एनसीएल सर्टिफिकेट के आधार पे। ये देखिए, ओरल ऑर्डर आता है किस तारीख को? 31/8/2023 को, यानी आज से 3 दिन पहले ये ओरल ऑर्डर आया हुआ है। ये ओरल ऑर्डर एक्चुअल में देखिए इसमें है क्या? इसमें एक कौन पिटिशनर की तरफ से रिट पिस एप्लीकेंट, इसमें माननीय न्यायाधीश के रूप में, सॉरी, एडवोकेट के रूप में कौन-कौन शामिल होते हैं? मिस्टर पीके शाही आप देख पा रहे हैं, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाई मिस्टर तुहिन शंकर, learned counsel, and मिस्टर पवन कुमार चौधरी, learned counsel फॉर द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। आप पवन कुमार चौधरी को पहले भी देख रहे थे, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से दलील देते हुए। तो आप इसमें मुख्य रूप से 3 वकील को देख सकते हैं, पीके शाही जी को देख सकते हैं, मिस्टर तुहिन शंकर को देख सकते हैं और मिस्टर पवन कुमार चौधरी को देख सकते हैं। तो इसमें देखिए मुख्यतः है क्या कि आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है, पिटिशनर्स वेयर बाय द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सबमिटेड बाय देम have been rejected, and the petitioner who belong to the backward class category BC and in extremely backward class category EBC have put under unreserved category, ठीक है? इसमें देखिए पिटिशनर का कहना क्या है कि इन्होंने एनसीएल सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, लेकिन ना इनको बीसी में रखा गया ना ईबीसी में रखा गया, इनको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। रिजर्व, जबकि ये होने किस में चाहिए थे? बीसी या ईबीसी में होने चाहिए थे। ये अभ्यर्थी का क्लेम है और लगभग जितने भी केसेस हैं, लगभग इसी तरह का सबका अलग-अलग क्लेम क्लेम है कि इसमें जितने भी आप पार्टीज़ देख रहे हैं 23-24, इन सभी का यही मुख्यतः क्लेम है कि इनको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है? इसमें मुख्यतः साइकोलॉजी के अभ्यर्थी हो सकते हैं। साइकोलॉजी का तो आप इसमें ज़िक्र भी देख रहे हैं, साइकोलॉजी के होंगे, फिलॉसफी के होंगे, फिलॉसफी के भी एडवर्टाइज़मेंट पे रोक लगा हुआ है रिजल्ट प्रकाशन पे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद इसमें मैथिली भी है एनसीएल वाले इश्यू में, या हो सकता है मैथिली ना हो, लेकिन फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल दीज केसेस इज दैट पिटिशनर आर participating in the selection process for the appointment of assistant professor under the advertisement of APPSYC। इतना इतना ये देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर है, PSYC दैट मीन्स ये साइकोलॉजी की ओर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक चीज़ कॉमन है कि सभी जो पिटिशनर है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये शायद साइकोलॉजी के ही सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेंट हैं, ओके। इसमें अगला चीज़ क्या कर रहा है कि मिस्टर पीके शाही, लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द कमीशन, हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड दिस quote, the advertisement in question was challenged
CWJC number 18932 of 2022, and four other read applications. Those read applications have been heard and disposed by a common judgment dated 24/2/2023. The learned read court has its said batch of read application issued the following direction. देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह क्या रहा है कि ये केस नंबर का जिक्र कर रहा है 8,932, जो कि 2022 में दायर हुआ था। इसमें चार अदर भी रीट एप्लीकेशन थे, और इसके तहत माननीय न्यायालय ने यहाँ पे माननीय न्यायालय ने एक इस केस को डिस्पोज करते हुए एक डायरेक्शन जारी किया था। एक्चुअल में ये जिस केस की जिक्र की जा रही है, ये वही केस है जो आरक्षण वाला कहिए, बैकलॉग वाला कहिए, जो अमोद प्रमोदी एंड अदर्स का केस है, वो इसी केस की बात की जा रही है। जिस केस का निर्णय किन्होंने दिया था, जो अभी यहाँ पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पे नहीं है, वो जा चुके हैं। माननीय संजीव प्रकाश शर्मा सर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। इस ऑर्डर में क्या था कि इस ऑर्डर में आपको भी मालूम है कि इसमें कई तरह के डायरेक्शन दिए गए थे। इसमें कैटेगरी वाइज सीटों को आवंटित करने के लिए कहा गया था, इसमें बैकलॉग दर्शाने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जितने भी पिछले बैकलॉग हैं, वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किए गए वो दिखाइए। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको रोस्टर बनाने के लिए कहा गया था, न कि यूनिवर्सिटी वाइज रोस्टर बनाने के लिए कहा गया था। तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्शन दी गई थी। तो ये वकील साहब यहाँ पे उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि सर, इस तरह के जो मुख्य रूप से ये पूरी वैकेंसी है, पूरी प्रक्रिया है, ये इस केस नंबर के तहत रोक लगा दी गई है। ठीक है, डिस्पोज करते हुए डायरेक्शन ये दिया गया था। क्या दिया गया था? इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि देयरफॉर इट इज डायरेक्टेड दैट द रिस्पोंडेंट्स शैल रिवाइज द bifurcation of post of on the principle of calculation of backlog post as observed as given हियर इन एबव। ओके, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया था ये कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन करने के लिए। ये बैकलॉग पोस्ट कितना है उसको सेपरेट क्लास में, द सेड बैकलॉग पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट क्लास। वहाँ पे क्या कहा गया था कि बैकलॉग जो पोस्ट है उसको अलग सेपरेट क्लास में ट्रीट करिए। द पोस्ट ऑफ करेंट वैकेंसी शैल बी बाइफर्गेट इन डिफरेंट कैटेगरी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1991। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये सभी अलग अलग रूल्स का हवाला दिया जा रहा है कि इस के तहत आप की कैटेगरी को फॉलो करिए। ये माननीय संजीव प्रकाश के जो ऑर्डर आए थे, उसी ऑर्डर को यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया गया। ठीक है, ये एक तरह से जो माननीय वकील हैं पीके शाही, तुहिन शंकर और आपने पवन कुमार चौधरी को देखा, इन्होंने वकाल दलील दी है। क्या दलील दी है? कि ये मुख्य रूप से माननीय संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा ऑर्डर दिया गया। बीच में इसी बीच होता क्या है कि जो स्टेट ऑफ बिहार है, वो इस जजमेंट के किसी पार्ट पे वो तैयार नहीं होती है और वो एलपीए बेंच में जाती है। एलपीए मतलब जो अपर बेंच होता है, जिसमें कि डिवीजन बेंच होते हैं, उसमें जाती है। और इसका देखिए यहाँ पे हवाला दिया गया, देख पा रहे हैं 604 ऑफ 2023। सिक्स अदर्स मतलब ये 604 ऑफ 2023 तो केस है ही एलपीए नंबर, इसके अलावा 6 अन्य भी एलपीए हैं। ठीक है, इन सभी के अकॉर्डिंग है क्या कि अभी इसमें ये दलील दी जाती है कि इसके तहत साहब पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही अभी अधर में है। इसमें ऑर्डर आने के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेज होंगे, बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। इसलिए अभी जो है इस केस को यहाँ पर डिस्पोज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ही बैकलॉग कैटेगरी रिजर्वेशन और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर केस किया गया है। तो चूंकि जब वहाँ पर मुख्य रूप से पूरी वैकेंसी प्रक्रिया पर ही रोक लगी हुई है और वैकेंसी प्रक्रिया पर ही निर्णय हो रहा है साहब, तो अभी इस केस को डिस्पोज कर दिया जाए और वहाँ पर अलग से बाइफर्गेशन करने के बाद जो भी रोस्टर वाइज कैटेगरी वाइज जितनी सीटें बनती हैं उसके अकॉर्डिंग सभी सर्कमस्टांसेस तय हो जाने के बाद अगर इनके हित की उपेक्षा होती है तो ये फिर दोबारा आ सकते हैं, या इस तरह की दलील दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे फिर आगे क्या माननीय न्यायालय के दलील सुनने के बाद ऑर्डर आता है कि इट इज टोटली ऑफ द totality of the circumstances, this court agrees with the view expressed by Mr. P.K. Sahi, learned senior advocate for the commission, as well as the learned counsel for the state who are representing the state in different writ applications.
ये देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि माननीय पीके साई साहब जो कि कमीशन की भी तरफ से और गवर्नमेंट सरकार की भी तरफ से थे, और उन्होंने सारी दलील जो रखी है, दलील क्या रखी? मैंने जैसा कि आपको बताया कि दलील उन्होंने ये रखी कि यहाँ पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही अभी केस चल रहा है। एलपीए वाला जो इश्यू है, ये सेम यही रोस्टर और बैकलॉग संबंधित केसों को लेकर के ही है। इसलिए इस रीट एप्लीकेशन को अभी डिस्पोज़ कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। बाद में अगर इनके हित अगर टकराएँगे या फिर तो फिर से इनको मौका दिया जाएगा। तो वही देखिए 14 नंबर में वही चीज़ कहीं न कहीं लिखा हुआ है कि दीज़ रीट एप्लीकेशन आर देयरफॉर बीइंग डिस्पोज्ड। मतलब ये जितने रीट एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पे बंद किए जाते हैं। ठीक है, द राइट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द पिटिशनर्स इन द प्रेजेंट रीट एप्लीकेशन एंड लिविंग इट ओपन देम टू मूव दिस कोर्ट afresh as and when they advised in accordance with law। अब देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसलिए इनके मैटर को डिस्पोज किया जाता है, और अगर इनको आगे लगता है ये निर्णय आ जाने के बाद, एलपीए वाले केस के ऑर्डर आने के बाद और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है इसमें अमूलचूल संशोधन करने के बाद, अगर अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि उनके हितों की अभी भी रक्षा नहीं हो रही है, किसी प्रकार उनके संग कुछ ऐसा उचित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अफ्रेश एज एंड व्हेन दे आर एडवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, वे अलग से फ्रेश एक केस दायर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दीज रीट एप्लीकेशन आर डिस्पोज ऑफ द अकॉर्डिंगली। बस, तो मूल रूप से आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर माननीय पीके साहब जो वकील साहब हैं वो ये समझाते हैं कि ऑलरेडी जो एलपीए का केस है और जो केस चल रहा है वो ठीक इसी तरह के सब केस हैं, इस वजह से अभी इस केस को बंद कर दिया जाए। हम थोड़ा-सा इससे अलग हट करके एक कॉमन मैन की तरह ज़रा सोचते हैं कि क्या सच में जो केस एलपीए वाला चल रहा है और जो एनसीएल वाले अभ्यर्थियों का केस था, क्या दोनों एक ही था? क्या सच में बंद किया जाना चाहिए था? वैसे मुझे कोई ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि माननीय न्यायालय के ऑर्डर पे या फिर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, और मैं प्रश्न चिन्ह भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ। एक्चुअल में बस सोचने वाली बात है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो अभ्यर्थियों ने मुख्य रूप से केस किया था, वो अपने एनसीएल के हित की बचाव के लिए किया था कि मैं एनसीएल कैटेगरी में नहीं आ रहा हूँ। सॉरी, एनसीएल मेरा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जबकि बीसी और ईबीसी कैटेगरी के मैं रिजर्वेशन के लाभ लेने के लिए मैं उचित अभ्यर्थी हूँ। मुझे इसकी मेरे हितों की रक्षा की जाए। तो यहाँ पर तो ये कह दिया गया कि ऑलरेडी इस तरह का मैटर चल रहा है। मान लेते हैं कल को अगर ये ऑर्डर आ जाता है एलपीए वाले ऑर्डर में और सभी चीज़ें संशोधित हो जाती हैं, तो क्या ये अभ्यर्थी जिनका एनसीएल आज नहीं स्वीकारा गया है, जिनको आज अनरिजर्व कैटेगरी में भेज दिया गया है, क्या कल इनको बीसी और ईबीसी कैटेगरी का लाभ दे दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? जब आज ही अस्वीकार कर दिया गया है, तो कल भी अस्वीकार ही किया जाएगा। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। तो ऐसा आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को फिलहाल ये कहा गया है कि आने वाले समय में जब सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एलपीए वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है, इसके बाद जो भी सरकार के निर्णय होते हैं, जो भी फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है, अगर इसके बाद भी आपके हितों की वहाँ रक्षा नहीं की जा रही है, तो आप एक फ्रेश कोर्ट केस कर सकते हैं। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर यही अभी तक सुझाव दिया गया है। अब आपके मन में होगा कि एलपीए वाले केस का क्या हुआ? उसमें भी नोटिस वगैरह, उसमें भी 30 अगस्त को जैसा कि डेट था आप देख पा रहे हैं, 30 अगस्त 2023 को आखिरी डेट था। ठीक है? अभी अगर हम लेटेस्ट घटनाक्रम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 अगस्त के बाद यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है और एक्चुअल में कोई यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है। एक्चुअल में प्रिय साथियों यहाँ पर 2 सप्ताह का वक्त दिया गया है। एलपीए वाला इश्यू आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है। एलपीए यहाँ पे देखिए केस नंबर का जिक्र है 604/2023। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एलपीए अकेले नहीं है, यहाँ पर और भी लगभग 6 केसेस हैं इसी एलपीए के संग ऐड। तो ये जितने भी केसेस एलपीए के ऐड हैं, इन सभी का जो नेक्स्ट डेट है वो 2 सप्ताह के बाद है। 30 अगस्त के बाद 2 सप्ताह का समय दिया गया है। एक्चुअल में 2 सप्ताह का क्यों समय दिया गया है? पूर्व के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, सूचित किया था कि इसमें बहुत सारे पार्टी अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, तो उनको हाजिर होने के लिए वक्त दिया गया है 2 सप्ताह का, कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। तो फिर आपको अभी फ़िलहाल के लिए 2 सप्ताह बीतने का इंतज़ार करना होगा, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये केस भी बहुत जल्द निपटारा होने वाला है
और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के अंत में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका भी ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपके लिए यही आशा करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि जल्द से जल्द इन कोर्ट केसों का निपटारा हो, ताकि पुनः नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो और आप सभी साक्षात्कार दे पाएँ, जिनका रिजल्ट रुका हुआ उनका रिजल्ट प्रकाशित हो। तो इसी तरह आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर बने रहें, आने वाले सभी घटनाक्रम आपको समय-समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस चैनल पे आप अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत आभार है और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें और इन्फॉर्मेशन अन्य तक पहुँचे इसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।